हाँ जी। क्या है सबके पास? सेटल हो जाओ जल्दी से। आज अंधेरा लग रहा है थोड़ा सा। नहीं नहीं, आज थोड़ा सा ऐसा लगा। और शायद ठीक है, नॉर्मल ही रहता है ये शायद, है ना? नहीं नहीं ठीक है, अरे मेरे को क्या है, मेरे पास तो खूब है। हाय कोमल, गुड मॉर्निंग। हाय गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्या हुआ? किसको? सुप्रभात, हाँ। गुड मॉर्निंग ही तो होता है ना। हाँ। हाँ रे यार, इतना तो पता है यार। ऐसा थोड़ी कोई लंदन यूनिवर्सिटी की डिग्री ले, लंदन रहने नहीं गया भाई मैं। वहाँ पैदा नहीं हुआ वहाँ मैं। ये सब तो पता ही है। ऐसे स्कूल के अंदर होती थी, हिंदी न्यूज़ इंग्लिश न्यूज़ चलती थी। जैसे इंग्लिश न्यूज़ हो गई, उसके बाद सुप्रभात। ठीक है, आज के समाचार कुछ इस प्रकार है। ऐसा होता था। ठीक है। ठीक है, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे गए। प्रधानमंत्री ने वहां पे 50 लाख का सूट पहना। ठीक है। 18 लाख का। हाँ। प्रधानमंत्री ने वहां पे 18 लाख का पेन चलाया। प्रधानमंत्री ने वहां पे, ठीक है, ड्रम भी बजाया। हमारे तो सिर्फ इंग्लिश ही बोलते थे असेंबली में। नहीं, हमारे तो हिंदी न्यूज़ भी होती थी पुराने वाले स्कूल में। अभी तो पता नहीं। अभी तो कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ, होती तो थी। एक सेकंड, क्या? बट वही तो गलत रह जाता है ना। क्या? अच्छा, कल तो क्लास ही नहीं हो पाई थी, कल तो अपने को लिखना था। अपन लिख ही नहीं पाए थे, कंप्लीट ही नहीं कर पाए थे। अरे हाँ हाँ, आप नहीं हंस रहे थे। ठीक है। ये तो हम लोग को पता नहीं कैसे सुनाई दे जाता है। भाई आज ही चलना है। किसमें था? याद है क्या आपको? हाँ, नहीं वो तो ठीक है बट। अरे यार। क्या हुआ? हाँ, थोड़ा सा तो हुआ था। पता लगा क्या?
मिला नहीं? दूसरे में लिखना पड़ेगा। चलो कोई ना, ठीक है। आप ऑनलाइन आते थे क्या? नाम क्या है आपका? हर्षा, हर्षिता। चलो सुनो, मिला पेज नहीं मिला? वही कर रहा हूँ मैं। सेक्शन 71 है, सेक्शन 41 अपना है। अरे ये नोट्स तो ठीक है, बट मैं तो ये कह रहा हूँ कि कंटिन्यू करना चाहता था, मैं रिवाइज करवाना चाहता था। कल का गैप हो गया ना एक तरीके का। अरे मेरे को तो याद है भाई, ये सबको दिख जाते इसलिए कर रहा था मैं। तुम लोग यार क्या सोच रहे हो भाई? चलो, मेरे तो यहाँ पे, मैं तो यहीं से तो लिख रहा हूँ भाई, कि ऐसा थोड़ी है यहाँ से निकाल के यहाँ लिख दिया उसके और यहाँ खत्म हो गया। तो ऐसा थोड़ी, कोई डेटा पैक थोड़ी है यहाँ पे यहाँ से खत्म होता जा रहा है सर। अपन ने चालू किया था कौन सा चैप्टर? चार्जेस। ठीक है, चार्जेस अपन ने चालू किया। चार्जेस के अंदर अपन ने काफ़ी सारी बातें देखी थी, मैं ओरली बता रहा हूँ, सुन लेना फटाफट से। ठीक है, चार्ज का मतलब क्या होता है? राइट ऑफ द क्रेडिटर, उसको चार्ज कहते हैं अपन। ठीक है, अब चार्ज के अंदर अपन ने देखा कि चार्ज का जो रजिस्ट्रेशन होता है ना, वो 30 दिन के अंदर करवाना पड़ता है। CHG 1 के अंदर और CHG 9 के अंदर। CHG 9 के अंदर होता है अगर आपका डिवेंचर है तो चार्जेस का रजिस्ट्रेशन आपको 30 दिन के अंदर करवाना है अलॉन्ग विद द फीस। और अगर आपने 30 दिन में नहीं करवाया तो एडिशनल 30 डेज का टाइम दिया जाएगा। ओवरऑल उसको कहा जाता है 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। मतलब एडिशनल 30 दिन का टाइम दिया जा रहा है आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए विद एडिशनल फीस। और अगर कंपनी फिर भी नहीं करवा पाती है रजिस्ट्रेशन, देन इन सच ए केस कंपनी को क्या करवाना पड़ेगा? एड वैलोरम ड्यूटी के साथ नेक्स्ट 60 डेज में कंपनी क्या करवा सकती है? रजिस्ट्रेशन करवा सकती है, बट उसमें ड्यूटी लगेगी एड वैलोरम। एड वैलोरम मतलब परसेंटेज, मतलब और ज़्यादा ड्यूटी। और कंपनी को यहाँ पे जस्टिफिकेशन और रीजंस बताने पड़ेंगे कि क्यों कंपनी से डिले हुआ इतना ज़्यादा चार्जेस के रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अगर कंपनी के वैलिड रीजंस हुए तो अलॉन्ग विद द एड वैलोरम ड्यूटी, अगर कंपनी ने वैलिड रीजंस दिए तो अलॉन्ग विद दी एड वैलोरम ड्यूटी यहाँ पे क्या कर देगा? आरओ से रजिस्ट्रेशन कर देगा। और कंपनी के पास वैलिड रीजन ही नहीं है, इमेजिन करो, तो वो रजिस्ट्रेशन करने से वैसे ही मना कर देगा। फिर आपके पास कोई और रास्ता नहीं है, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा। विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट, त्राहिमाम कुछ तो करो आप, ठीक है? समझाओ आरओसी को, समझ ही नहीं रही, मान ही नहीं रही, ठीक है? कुछ तो करे यार, रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया एकदम। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और कोई ऑप्शन आपके पास बचेगा नहीं। तो वैलिड रीजन की वजह से कंपनी मना कर सकती है, अदरवाइज कंपनी मना नहीं कर सकती है। ओके फाइन। उसके बाद अपन ने देखा कि अगर कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन करवाने से भूल जाती है तो उस केस में चार्ज होल्डर भी क्या करवा सकता है? रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, क्योंकि चार्ज होल्डर को पता है कि भाई अगर कंपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए तो उसका चार्ज का जो राइट है, ठीक है, उसका जो, ठीक है, राइट है, वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उसका राइट अगर खत्म हो गया तो उसको नुकसान हो सकता है भाई, क्योंकि उसको अनसिक्योर्ड की लिस्ट में डाल दिया जाएगा और उसको अलग कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। अनसिक्योर्ड की लिस्ट में चला गया तो खेल ही खत्म है फिर तो। अनसिक्योर्ड की लिस्ट में चला गया तो मतलब भी क्या हुआ? सिक्योर्ड चार्ज, सिक्योर्ड लोन लेने का। इसलिए उसको क्या है? उसको इनिशिएट करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, बट जो भी चार्जेस लगेंगे, जो भी पैसा खर्च होगा, वो क्या कर सकता है? रिकवर कर सकता है। किससे? कंपनी से रिकवर कर लेगा। समझ आ गया क्या? यहीं तक कराया था, इसके आगे भी करा दिया था, देखा ना एक बार? हाँ, आरओसी क्या है? आरओसी एक तरीके का पब्लिक नोटिस है, यानी कि आरओसी को कुछ इन्फॉर्म कर दिया। इट्स लाइक अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस एक पब्लिक नोटिस है, तो यानी कि जो भी पर्सन कंपनी से डील करता है वो पहले अज्यूम करा जाएगा कि वो क्या करेगा? इसे रीड आउट करके आएगा। समझ आ गया क्या? बरोबर? क्लैरिटी? क्या नॉट क्लियर? यहीं तक करवाया था। चलो, हाँ, एक पॉइंट और। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन सेम होगा इसी के जैसे, ठीक है? तो क्या 37? मेरे को भी। ओह, मिल गया। वो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि अपन उसको कॉपी करके वहाँ ले जाए? क्या? चलो, यहाँ तक हो गया अपना। अब वही तो बीच में बहुत कुछ आ गया, हटा दूँ इसे?
इरेज कर दूं, अपना चलते हैं ना, अपना लेके चलते हैं। हरे कृष्णा। चलो बहुत है ना। चलिए, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन शैल बी सेम एज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। आ जाते हैं अपने नॉर्मल टॉपिक पे, सुनिएगा ज़रा, सुनो। हेडिंग लिखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बिफोर, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस बिफोर 2/11/2018, 2/11/2018। अगर 2/11/2018 से पहले की बात करी जाए तो देयर वर सेपरेट प्रोविजंस, 2/11/2018 से पहले रजिस्ट्रेशन जो है ना चार्जेस का हो जाना चाहिए था विद इन 30 डेज, रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए था विद इन 30 डेज। अगर कंपनी ने डिले किया तो कंपनी को 300 दिन का टाइम मिलता है। कितने दिन का? 300 डेज का, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। तो फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज 300 दिन का टाइम मिलता है। समझ आ गया? तो कंपनी क्या है, 300 दिन में क्या करा सकती थी, रजिस्ट्रेशन करवा सकती थी। ओके, मगर एडिशनल फीस देके कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकती थी अलॉन्ग विद एडिशनल फीस। उसके बाद इस प्रोविजन को स्क्रैप कर दिया गया 2/11/2018 से। 2/11/2018 वॉज ही लास्ट टाइम जब ये प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा डिले हो रहा था तो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इनको लगा कि लॉ बनाते टाइम पे यार कि बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, ये तो ऐसे कैसे चलेगा काम, तो ये तो बहुत ज़्यादा गलत है। इसीलिए फिर अपन ने क्या किया, इसके लिए नए प्रोविजंस बनाए। 2/11/2018 के बाद से अपन ने नए प्रोविजन ये बनाए कि एनी चार्ज which is created on or before, हाँ, any charges which is created on or after, on or before 2/11/2018 must be registered within a period of 300 days from the date of creation सर ये तो ऊपर ही लिखा हुआ है, अरे पूरी बात सुन लो भाई, और 6 months from the expiry of 2/11/2018। ये बोलता है कि भाई जिस टाइम पे इस कंपनीज एक्ट ने 2/11/2018 को अमेंडमेंट लेके आए, 2/11/2018 को ये लोग अमेंडमेंट लेके आए, उस दिन से अमेंडमेंट को एप्लीकेबल कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अगर कोई 2/11/2018 से पहले का चार्ज है जिसका पेंडिंग रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जो कि पहले हुआ था अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उसका, तो या तो वो अपने आप को 300 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड करा ले,
इन टोटलिटी फ्रॉम द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज, या फिर 6 महीने के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन करवा ले, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। तो विच एवर इज अर्लियर डेट से उसको क्या करवाना है, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर से पहले पहले उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है इन डेटों से पहले, विच एवर इज अर्लियर से पहले पहले। बोलो समझ आया कि नहीं आया? अब इसका एग्जाम्पल देखिए, अब इसका एग्जाम्पल देखना। जैसे कि अब 1 मिनट रुक जाओ, पहले समझ लो, यहां तक कर देता हूं, है ना। चलो एग्जाम्पल नंबर 1, आपने चार्ज क्रिएट करा, लेट से चार्ज क्रिएट हुआ है 1 सितंबर 2018 को। 1 सितंबर 2018 क्या है, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। अब इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने को। तो इसका रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या तो 300 दिन या फिर 2/11/2018 के बाद 6 महीने, विच एवर इज अर्लियर। तो 1 सितंबर 2018 को अगर अपन ने चार्ज क्रिएट करा तो इसे 300 डे कौन सा होगा, 300वां दिन कौन सा होगा। तो 300वां दिन कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 सितंबर से, एक काम करो, 1 सितंबर 2018 से 31 अगस्त 2019, 31 अगस्त 2019, अगस्त में 31 दिन होते हैं, 31 हटा दो, तो 31 हटा दिया अपन ने, तो अगस्त गया, पूरा जुलाई आ गया, जुलाई के 31 डेज। अब 365 दिन है पूरे साल भर में, तो 65 के 31 और हटा दो, 31 और हटा देंगे तो कौन सी डेट आ जाएगी, जून आ गया। 31 62 गए, 3 दिन माइनस कर दो, यानी कि 27 जून अप्रॉक्सीमेट डेट आ रही है, 27 जून, ठीक है। 27 जून 2019 तक या तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना, तो 300 दिन हो गए पूरे, और 6 मंथ्स फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 2/11/2018। तो 2/11/2018 से 6 महीने कितने होते हैं, तो ये होते हैं 11वां महीना, 12वां महीना, 1 2 3 4, यानी कि 5, 1 मई 2000 1 मई 2019, ठीक है। ये है 6 मंथ्स, यानी कि विच एवर इज अर्लियर क्या आ गया समझ में, ठीक है। विद इन ए पीरियड ऑफ, ठीक है, 60 ये तो या तो 6 मंथ्स या फिर, ठीक है, डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। अब जो भी क्या देखा जाएगा इसमें, विच एवर इज अर्लियर, तो अर्लियर है 1 में, यानी कि फाइनल रजिस्ट्रेशन का डेट कब तक हो जाना चाहिए, 1 मई 2019 तक हो जाना चाहिए। समझ आ गया अच्छे से। बट प्रैक्टिकली इसका कोई लीगल सेंस रहा नहीं है, इसका कोई प्रैक्टिकल सेंस रहा नहीं है, क्योंकि इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन 1 मई के बियॉन्ड जा ही नहीं सकता। इसकी मैक्सिमम एप्लीकेबिलिटी की जो डेट है वो 1 मई की बियॉन्ड जा ही नहीं सकती। अप्रैल पूरा खत्म करना है ना, आगे समझ में, 6 महीने पूरे खत्म करने हैं ना, इसलिए। हाँ जी, तो 1 मई 2019 के बियॉन्ड ये प्रोविजन जा ही नहीं सकता किसी भी कंडीशन में, क्योंकि 6 महीने या 300 दिन विच एवर इज अर्लियर, तो यही अर्लियर आएगा। अगर उसके या तो ये या इससे पहले की कोई डेट, यानी कि विद ऑल प्रैक्टिकल रीजंस ये प्रोविजन आज की डेट में स्क्रैप हो चुका है। तो इंस्टीट्यूट ने बुक में तो दे रखा है, मॉड्यूल में तो इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है, बट प्रैक्टिकल सेंस में ये है नहीं, और इंस्टीट्यूट ऐसी चीजें नहीं पूछता जो प्रैक्टिकल सेंस में एप्लीकेबल नहीं है। बट ठीक है, किताब में है तो मेरे को कराना था, ओके, तो मैंने आपको करा दिया। तो प्रैक्टिकली ये जो मटेरियल है ये थोड़ा सा स्क्रैप हो चुका है, क्योंकि इसका कोई रेलेवेंस नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि वो डेट जा चुकी है। तो मैक्सिमम इसकी एप्लीकेबिलिटी 1 मई 2019 तक ही आ सकती थी, दैट वाज 6 मंथ्स। आई बात समझ में? अभी तो 30-30-60 चलेगा, आगे समझ में? कोई डाउट है तो बोलो फटाफट से यहाँ पे।
ठीक है, तो ये हो गया पूरा काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं। लिख लिया क्या आप लोगों ने? चलो अब आगे देखो। अब देखिए, अब है व्हेन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, when application for registration of charge is made by charge holder। क्या लिखा है? एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस मेड बाय चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर अप्लाई करता है कि भाई कंपनी से तो डिले हो गया, आप इस चार्ज का रजिस्ट्रेशन कर दो। हु इज अप्लाइंग फॉर दिस? चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर अप्लाई कर रहा है। तो जैसे ही आरओसी के पास क्या आएगा, आरओसी ने रिसीव करा एप्लीकेशन, किसके लिए? सीएचजी 1 में। लेट्स से सीएचजी 1 में एप्लीकेशन आई रजिस्ट्रेशन के लिए। तो चार्ज होल्डर ने इधर क्या किया? चार्ज होल्डर ने एप्लीकेशन दिया रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस के लिए, किसको? आरओसी को। तो आरओसी विद इमीडिएट इफेक्ट क्या करेगा? जैसे आरओसी के पास इस तरीके की कोई एप्लीकेशन आएगी, आरओसी के पास इस तरीके की कोई एप्लीकेशन आएगी, तो आरओसी क्या करेगा? इमीडिएटली, ठीक है, सबसे पहले जैसे ही एप्लीकेशन आएगी तो उस कंडीशन में एक शो कॉज नोटिस देगा। क्या देगा? शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस देगा। अब ये शो कॉज नोटिस का मतलब है कि भाई शो अस द कॉज, मतलब कारण बताओ मुझे। ठीक है, ये शो कॉज नोटिस देगा किसे? कंपनी को, जिसका रिप्लाई कंपनी को करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। जिसका रिप्लाई कंपनी को करना है विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। 14 दिन में कंपनी को रिप्लाई करना है इसका। एक शो कॉज नोटिस भेजा है कंपनी ने, जिसका रिप्लाई करना है कंपनी को कितने दिन में? विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज। 14 दिन में रिप्लाई करना है कंपनी को। तो ये है एक शो कॉज नोटिस। कारण बताओ, वाई वी शुड नॉट रजिस्टर दिस एप्लीकेशन, क्यों हम इसका रजिस्ट्रेशन ना करें। इफ कंपनी सर्व्स यू अ वैलिड रजिस्ट्रेशन, कंपनी आपको वैलिडली रीजन दे देती है कि सर मत करो, तो आरओसी विल बी लाइक भाई क्यों? शो अस अ वैलिड कॉज। अरे नहीं सर, वो इतना लो नहीं था, मैंने इसको चुका दिया, इसने इसमें चेंजेस नहीं करे, इसने अपडेट नहीं करा, बिना अपडेट करा इसने आपको अप्लाई कर दिया, तो गलत है। तो अगर कंपनी रिप्लाई करती है आरओसी को विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, तो आरओसी सुनेगा। एंड इफ नो रिप्लाई इज मेड बाय द कंपनी, आरओसी बोलेगा तेरे को कोई तकलीफ ही नहीं है, कर देता हूं मैं रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। कर दिया। और बोलो। तो यहां पे क्या लिखा है? शो कॉज नोटिस देगा कंपनी को। ये शो कॉज नोटिस होता है एक 14 दिन का शो कॉज नोटिस। शो कॉज नोटिस एक डीम्ड नोटिस होता है कि अगर मैंने शो कॉज नोटिस दिया है मतलब मुझे आपसे रिप्लाई चाहिए, नहीं तो मैं ये अज्यूम कर लूंगा। तो या तो आप मुझे वैलिड रीजंस दो कि क्यों मैं इस चार्ज का रजिस्ट्रेशन नहीं करूं, नहीं तो मैं तो अज्यूम कर लूंगा कि कोई आपको तकलीफ नहीं है। विद इन अ पीरियड ऑफ 14 डेज, ठीक है, कंपनी को क्या करना है? कंपनी मस्ट शो the reasons for non-registration, reasons for non-registration, या why this charge should not be registered। ठीक है,
इफ नो रिप्लाई इज मेड बाय द कंपनी, तो क्या करेंगे? आरओसी शैल रजिस्टर दी चार्जेस। समझ आ गया? आरओसी रजिस्ट्रेशन कर देगा। आगे समझ में? कुछ पूछना चाहता है कोई? डन, ठीक है। When application for modification or satisfaction of charges, application for modification or satisfaction of charges is made by the company to ROC। देखो, मॉडिफिकेशन या सेटिस्फैक्शन के लिए यहां पे अप्लाई किसने किया है? कंपनी ने। देखो आप लॉजिक समझो इसका। कंपनी, चार्ज होल्डर बोल रहा है कंपनी ने हमसे लोन लिया है, ठीक है, और चार्ज का रजिस्ट्रेशन कर दो। तो यहाँ पे कंपनी की लाइबिलिटी बन रही है, कंपनी की लाइबिलिटी बन रही है, कंपनी के ऊपर एक लाइबिलिटी, एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है। तो जिसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा, हमने उससे पूछ लिया। चार्ज होल्डर से क्या पूछना है? उसने तो अप्लाई किया है। बट अगर चार्ज का सेटिस्फैक्शन हो गया और चार्ज होल्डर अप्लाई करता है कि हाँ सर सेटिस्फैक्शन हो गया, तो कंपनी के लिए तो राइट बन रहा है, उसके लिए तो क्या ही पूछना। आप समझ रहे हो? लॉजिक समझ रहे हो इस बात का? मैं कंपनी हूं, ये चार्ज होल्डर है, इसने आरओसी को अप्लाई किया, सर चार्ज का पेमेंट हो गया, तो वो मेरे से पूछ के क्या करे? चार्ज का पेमेंट हो गया क्या? अरे हो गया ऑब्वियसली यार। और अगर ये बोल रही है तो हो ही गया होगा, इसको तो पैसे लेने हैं, ये अपना राइट क्यों खोएगी भाई? अगर ये बोल रही है चार्ज का पेमेंट हो गया तो इसकी बात मानी जाएगी ना। हाँ, बट अगर मैंने कहा सर मैंने 50% चार्ज का पेमेंट कर दिया है, मॉडिफिकेशन, या मैंने सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज कर दिया है, पेमेंट पूरा दे दिया है सर, चार्ज हटा दो, तो देन आरओसी विल आस्क हर। आरओसी क्या करेगी? चार्ज होल्डर से पूछेगी कि अच्छा आप बताओ चार्ज का सेटिस्फैक्शन हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि इसका एक राइट खत्म हो रहा है। अगर बिना पूछे कर दिया तो इसका राइट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या है, ऑब्लिगेशन क्रिएट करने से पहले या राइट को खत्म करने से पहले आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, इसी ने अप्लाई कर दिया तो कंपनी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का तो राइट क्रिएट हो रहा है। तो ऑब्लिगेशन क्रिएट होने से पहले, राइट खत्म होने से पहले पूछा जाएगा। समझ आ गया लॉजिक? कोई डाउट? तो वेयर एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस इज मेड बाय द कंपनी टू आरओसी, इस बार कौन कर रहा है? आरओसी। समझ आ गया ना? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस और नो? दिस टाइम द एप्लीकेशन इज मेड बाय द आरओसी। क्लैरिटी मिल रही है? समझ आ रहा है लॉजिक? ठीक है। द एप्लीकेशन फॉर मॉडिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्जेस इज मेड बाय द कंपनी टू आरओसी। देन आरओसी क्या करेगा? आरओसी शैल गिव अ शो कॉज नोटिस, शैल गिव अ शो कॉज नोटिस। किसको देना चाहिए? टू चार्ज होल्डर। ओके, किस चीज का? बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन। रजिस्ट्रेशन क्यों ना करूं मैं मॉडिफिकेशन का या सेटिस्फैक्शन का? बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ मॉडिफिकेशन और सेटिस्फैक्शन शैल नॉट बी मेड। क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए सेटिस्फैक्शन और मॉडिफिकेशन का? आप इसका रीजन बताओ। और चार्ज होल्डर को रिप्लाई करना है
विद इन 14 डेज। अगर चार्ज होल्डर बोलता है अरे नहीं 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 होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इसलिए नहीं होना चाहिए, रीजन सर ये झूठ बोल रही है, सर इसने पैसे नहीं दिए, समझ आ गया क्या, तो कंपनी झूठ बोल रही है, कंपनी ने पैसे नहीं दिए, तो ठीक है नहीं करते रजिस्ट्रेशन। बट अगर आपने कोई रीजन ही नहीं बताया, रिप्लाई नहीं किया 14 डेज में, तो हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इट्स लाइक रजिस्ट्रेशन करो, 14 दिन में रिप्लाई करो, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, 14 दिन में अगर रिप्लाई आ गया ओके, नहीं करता, नहीं तो अपन हो गया काम। आगे बात समझ में। नाउ दिस इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, ये इन्फॉर्मेशन हमेशा पब्लिक डोमेन में अवेलेबल रहेगी। कंपनी ने कौन सा लोन लिया है, कब उसका पेमेंट किया है, समझ आई कि नहीं आई बात, जल्दी बताइए, बोलो क्या। शो कॉज नोटिस नहीं लिखा तो हो ही नहीं सकता, आरओसी भेजेगी, कंपलसरी है, ये आरओसी की रिक्वायरमेंट है, नहीं तो डांट पिट जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। आरओसी अपना काम ढंग से नहीं करेगी तो वो तो पब्लिक ऑफिस है, उसको तो काम ढंग से करना ही है। आरटीआई मांग लो आप, शो कॉज नोटिस भेजा ना, उसका रीजन कहाँ है, तो भाई ये तो कंपलसरी है। आगे समझ में। आरओसी का तो काम यही है, जिसका काम यही है वो तो अपना काम करेंगे ना। आगे समझ में, जल्दी बोलो। क्या। हाँ ये तो वो है, डीम्ड है ना, ये तो डीम्ड है, मतलब जैसे क्या लिखा है, वाई रजिस्ट्रेशन और मॉडिफिकेशन शैल नॉट बी मेड विद इन 14 डेज, वो रिप्लाई करेगा। और अगर नहीं किया उसने रिप्लाई, तो ऑब्वियसली हम क्या कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि डैट देयर इज नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है उस आदमी को, समझ आ गया। अब हेडिंग लिखिए, एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी subject to charge। एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, इस हेडिंग से, हेडिंग को रीड करके क्या समझ आता है, क्या वापस बोलो, सुनाई नहीं दिया। मतलब कंपनी एक ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रही है जिसके ऊपर पहले से चार्ज एग्जिस्ट करता है, ओके। ठीक है, हो गया। हाँ हाँ, मतलब वो पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन बचा है, ठीक है, वो बेसिक बातें, छोटी मोटी बातें जो ज़रूरी भी है कि मॉड्यूल में एक्स्ट्रा रहे, ठीक है, बस वही कि अगर जैसे एक टॉपिक बचेगा अपना कि अगर आरओसी के पास कोई इंटीमेशन नहीं आया, तो आरओसी को कहीं कंपनी ने नहीं अप्लाई किया, फिर भी कंपनी आरओसी को पता लग जाता है, तो आरओसी उसका रजिस्ट्रेशन कर देगी। अगर आरओसी के पास अप्लाई करने में आपने डिले कर दिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करके आप करवा सकते हो। कंपनी ने अगर डिफ़ॉल्ट किया प्रोविजंस को कंप्लाइंस करने में, तो क्या होगा। और ये बस एक दो टॉपिक ये बचे हैं जो लिख रहा हूँ मैं। एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज, मतलब कंपनी एक ऐसी प्रॉपर्टी एक्वायर कर रही है जिसके ऊपर चार्ज है, तो क्या होगा, कुछ नहीं, ठीक है, कंपनी नहीं वो बन जाएगी, कंपनी अपने नाम पे चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवा लेगी। एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, मान लो मैंने इससे प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, इसका नाम है, सुनिए, मान लो मेरी कंपनी का नाम है, लेट्स से मेरी कंपनी का नाम है सीडीके प्राइवेट लिमिटेड, ओके डन। इसका नाम है रितेश, रितेश इंफ्रा लिमिटेड, क्या नाम है इसका, रितेश इंफ्रा लिमिटेड, ओके। चल मेरा एग्जांपल हटा देता है, रितेश इंफ्रा लिमिटेड एक कंपनी है जिसका काम क्या है, या रितेश बिल्डकॉम लिमिटेड या रितेश बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड, इसका काम है बिल्डिंग बनाना, इसका नाम से पता लग रहा है रितेश बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड, मतलब इसका काम है बिल्डिंग्स बनाना। अब इसने क्या किया, लेट्स से एचडीएफसी बैंक से बिल्डिंग बनाने के लिए कमर्शियल लोन ले रखा है, बैंक से लोन ले रखा है, बिल्डिंग बना दी, तो ये बिल्डिंग है 10 करोड़ की, 5 करोड़ का लोन अभी भी बकाया चल रहा है एचडीएफसी बैंक का,
तो क्या ये इसके ऊपर चार्ज क्रिएट होगा? ऑब्वियसली क्रिएट हुआ होगा, कंपनी है भाई ये, तो कंपनी है तो इसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ होगा, यस और नो? कंपनी है तो इसके ऊपर चार्ज 100% क्रिएट हुआ होगा। समझ आ गई बात? समझ आ गई ना अच्छे से बात? आपका नाम बोलो। ऋषभ। अब ऋषभ ने क्या किया, ऋषभ आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एक आईटी कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। उसने इसका ऑफिस किराए पे ले रखा है, इससे बिल्डिंग किराए पे ले रखी है। इसने पहले एक दो ऑफिस किराए पे लिए, एक दो फ्लोर किराए पे लिया, पूरी बिल्डिंग किराए पे ले ली। तो ऋषभ आईटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को लगा कि भाई हमने इतना कितना किराया दे रहे हैं, इसकी जगह हम बिल्डिंग खरीद लेते हैं। तो उसने रितेश बिल्डकॉम प्राइवेट लिमिटेड को अप्रोच किया कि सर हम ये बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं। अब देख रहे हो मैंने दोनों केसेस में कंपनी का एग्जाम्पल लिया, क्योंकि कंपनी बिल्डिंग खरीद रही है और कंपनी से खरीद रही है। अगर कंपनी से नहीं खरीदा होता तो चार्ज नहीं होता, इसीलिए कंपनी का एग्जाम्पल ही लेना जरूरी था। तो इसने क्या किया, इसको अप्रोच किया, इसको बोला कि मेरे को बिल्डिंग खरीदनी है। इसने कहा इस पे तो लोन चल रहा है। बोले कोई दिक्कत नहीं है, वो लोन मेरे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, हम HDFC बैंक से पूछ लेंगे और आप मेरे से बचे हुए पैसे ले लेना और मैं ये कंपनी से लोन ले लूंगा। तो इसने क्या किया, HDFC बैंक को बुलाया, मतलब बैंक मैनेजर को बुलाया, उसको बातें बताई पूरी। उसने कहा हाँ सर आपके नाम पे हो जाएगा लोन, कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर से इधर इसको लोन इसको खत्म करके इधर की तरफ ट्रांसफर कर दिया। सेम लोन को, एग्जिस्टिंग लोन को उन्होंने नए तरीके से क्रिएट कर दिया, नया लोन अकाउंट नंबर आ गया और अब वो प्रॉपर्टी इसके पास आ जाएगी। समझ आ गया क्या? तो इसको कहता है एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू चार्ज। ठीक है, जैसे आपने वो प्रॉपर्टी एक्वायर करी विच इज सब्जेक्ट टू अ चार्ज, उसका क्या करवाना पड़ेगा आपको? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन। समझ आ गया क्या? उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, वही सेम 30 डेज के अंदर, एंड सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर हो गया क्या? समझ आ गया? आसान है ना? मॉडिफिकेशन कहां से हो रहा है भाई? इसका तो सेटिस्फैक्शन हो गया, खत्म हो गया इसका चार्ज, इसका तो नया चार्ज क्रिएट हो गया। आपके लिए तो क्या मॉडिफिकेशन थोड़ी है, पहली बार जो होता है वो तो नया ही चार्ज होता है ना भाई, मॉडिफिकेशन तो लेटर स्टेज पे होता है ना। तो आपके लिए तो इट इज अ न्यू चार्ज, इट इज योर फर्स्ट चार्ज। समझ आ गई बात? तो इट इज हिज फर्स्ट चार्ज। ऑलराइट एवरीबॉडी, समझ आ गया? तो एक्वायरिंग अ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू अ चार्ज समझ आ गया अच्छे से? ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपने नाम पे उस चार्ज का। क्लियर हो गया? भाई पूरा खरीद लिया ना, 5 करोड़ ही तो दिए इसने, पूरे पैसे देता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। फिर तो ये क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता सर, ये लोन आपके ऊपर ट्रांसफर हुआ तभी तो एक क्वेश्चन अराइज हुआ। इसके बाद 10 करोड़ पड़े, इसने इसको पूरे के पूरे 10 करोड़ दे दिया। उसने बैंक से क्या कर दिया, बैंक को 5 करोड़ चुका के NOC ला के दे दिया, प्रॉपर्टी के पेपर्स ला के। फिर तो चार्ज हुआ कहाँ? चार्ज हुआ कहाँ फिर? समझ आई बात? चार्ज यहाँ पे हुआ है, बना है। आ गई बात समझ में? बरोबर, जल्दी बोलो। बात कर रहे हैं अपन सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज के बारे में। किसके बारे में? सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, और डिले हो गया तो 300 डेज में। ओके, 300 दिन में सेटिस्फैक्शन पेमेंट वेमेंट हो गया, क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, बता देना, कर देंगे रजिस्ट्रेशन, इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है भाई। तो क्रिएशन पे दिक्कत होती, सेटिस्फैक्शन पे हम थोड़े से लीनियंट हो जाते हैं, क्योंकि दिक्कत नहीं है ना, किसी का राइट खराब नहीं हो रहा, इसलिए। कोई अगर किसी रीजन से डिले वगैरह हो जाता है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई कर सकते हो, और इसके साथ चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब रीड करेंगे, कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इस चैप्टर में कितने दिन लगे अपने को? 2 दिन हो गए, एक दिन लिखा, कल तो वेस्ट है, कल तो हटाई काउंट ही मत करो। तो 2 दिन हो गए, आज का दिन, एक दिन पहले वाला दिन, और ये कल ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। कल नहीं तो परसों फिनिश करके नया चैप्टर चालू कर देंगे। अब विल स्टार्ट डिपॉजिट्स। हाँ हाँ, वो इससे भी छोटा है, इसके बराबर मान लो। क्या? कौन सा चार्जेस? हाँ वही तो, और डिपॉजिट्स भी इतना ही होगा, देख लो एक बार, इससे पहले वाला होगा।
वो समरी और क्वेश्चन है उसके अलावा। डिपॉजिट्स ना, हाँ तो 1-2 दिन ज़्यादा लग जाएंगे उसमें, 4 दिन मान लो। ओके, हाँ हाँ चालू कर रहे हैं बस। क्या हो गया? आज तो नहीं होगा बेटा, इतना भी लालच नहीं करना चाहिए। मैं तो कह ही रहा था आपको, ऑडिट में चैप्टर खत्म हो जाए फिर लगेगा। ये सबसे सबसे बड़ा चैप्टर ही यही है। ये चैप्टर एक बार खत्म हो जाए फिर लगना लग चालू हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैप्टर ही है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा, इसलिए। तो ये खत्म होते ही फिर छोटे छोटे 4-5 चैप्टर्स ले लेंगे, फिर कंटेंटेड फील होगा। हाँ क्या ठीक है। चलो, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ अ चार्ज। चार्ज, ओ माय गॉड, चलो। हाँ वही तो, ऐसे ऐसा, ये वाला बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे को। ठीक है, हाँ मेरे को पिंक से मेरे को दिक्कत नहीं है, ये पिंक बहुत बेकार है। ठीक है, ये वाला भी ठीक है, बोलना पड़ता है, नहीं मतलब ये वाला भी ठीक है। वो पिंक वाला पाउच भी आप ही का है क्या? और ये पिंक वाला मार्कर भी आप ही का है? नेल पेंट वेल पेंट भी पिंक है क्या? गुस्सा नहीं आ रहा, मैं शौक में चला जाता हूँ। अरे अरे मैं समझ गया, अरे समझ गया, मैं समझ गया, सब समझ गया। मैंने आपको रीजन बताया था किसका, रीजन बताया था। एक बार की एक बात है, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक स्टूडेंट आई, है ना, सुनो तो सही। अब उसने क्या पहन रखा था, उसने, सर्दियों का टाइम था, है ना, तो उसने पिंक कलर के स्लीपर्स, एकदम बेबी पिंक कलर, मतलब ऐसे बेबी पिंक भी चटक, चमकने वाला, नॉट बेबी पिंक, बट ये वाला, ये हाँ नियॉन पिंक, ये हाँ नियॉन पिंक, नियॉन पिंक, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, नियॉन पिंक, वो भी एकदम ऐसा शाइनी वाला नियॉन पिंक था। पिंक कलर की चप्पल, वेलवेट वाली टाइप की, है ना, पूरी पिंक कलर की ड्रेस वेलवेट वाले टाइप की, वेलवेट वाला लोअर, ठीक है, वेलवेट वाला पूरा जैकेट, हुडी वाला, ठीक है, हुडी लगा के आई थी, ठीक है, पिंक कलर की पूरी पिंक, सेम। उसके बाद उसका फोन का कवर, वो भी पिंक, ठीक है, उसका बैग पिंक, ठीक है, उसमें से, अब वो आई ना जब, तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट से, और वो एंटर हो रही है, और मैं ऐसे हो गया, मैंने कहा शिट, मैं हंस भी नहीं पा रहा, मैं रो भी नहीं पा रहा, ठीक है, पूरी क्लास सेम सेम जोन में, मैं अकेला शॉक में नहीं था, पूरी क्लास ऐसे ही शॉक में थी। और जैसे वो, जस्ट जब वो आगे एंटर हो रही थी ना, कोई 2-3 बच्चे तो हंस हंस के पागल हो गए, बट वो बोले नहीं कुछ, ऐसा होता ना कि वह हंस रहे हैं बस, मुंह से आवाज नहीं निकल रही, और क्लास के बाहर चले गए। बोले फिर जाने दो। इतना मुश्किल हुआ, मैं उल्टा टर्न हो गया, मैंने कहा, अपनी हंसी को कंट्रोल करने के लिए बोर्ड पे लिखने लग गया मैं, फिर उसके बाद जाके मैं नॉर्मल हुआ। अरे भाई, वो तब से मैं ऐसा हो गया, मैं कहा भाई, अरे उससे पहले भी मेरे को पिंक ऐसे पसंद नहीं था, पर उस दिन के बाद से जब भी मैं पिंक देखता हूँ ना, मेरे को वो मंजर याद आ जाता है, वो खौफनाक मंजर। नहीं अभी तो ठीक है, अभी क्योंकि ऐसे कोई चमक नहीं रहे ना इसके कपड़े, ऐसे आंखें चौंधिया नहीं रही ना इसको देख के, उसको देख के तो आंखें ऐसी भाई बस। भाई ऐसी हालत थी, मैं सच बता रहा हूँ, पता नहीं यार कहाँ से आई थी, बट पूरी क्लास ऐसी हो गई थी। के बाद 1-2 बच्चे बोले कि सर हम माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हम इसको लेके आए आपके पास, ठीक है, हमें बहुत दुख है इस चीज़ का, बट सर हमें भी नहीं पता था ऐसा होगा। बट यार सच बता रहा हूँ मैं, वो जो खौफनाक मंजर था ना जिंदगी का। भाई चप्पलें भी, वो भी पिंक थी ना। उल्टे उल्टे तो नहीं थे, बट यार चप्पल भी पिंक, वो भी चमक रही है,
नहीं चप्पल मतलब चप्पल वाली मतलब वो वेलवेट वाला जो पूरा कवर करता है भाई। नाम वाम भी चेंज कर, पिंकी रख ली थी और क्या है। चलो चलो, अरे नहीं नहीं, हाईलाइट वाईलाइट कुछ नहीं करा, आप इधर देख लो, ठीक है। चलो अच्छा, अरे बाबा रुक ही जाओ, इधर आ जाओ, कम बैक। मैंने माना कि आप लोग को भी इस बात पे शौक लगा है, अब इधर आ जाओ, ठीक है। मैं नॉस्टैल्जिया में चला गया था, शौक से वापस लेके आया आप लोग मेरे को। चलिए, नाउ कमिंग बैक टू आवर टॉपिक। देखिए, सेक्शन 216 के हिसाब से, सेक्शन 216 के हिसाब से चार्ज क्या है? चार्ज इज ए इंटरेस्ट, ओके, इंटरेस्ट है या फिर लियन है। मैंने बताया था ना, इंटरेस्ट, लियन, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन, क्रिएटेड ऑन दी प्रॉपर्टी और एसेट्स ऑफ द कंपनी। या तो कंपनी की प्रॉपर्टी पे होगा, कंपनी की किसी एसेट पे होगा, या कंपनी की किसी अंडरटेकिंग पे भी हो सकता है, कंपनी की कोई सब्सिडियरी एसोसिएट उन पे भी हो सकता है, और बोथ, दोनों पे हो सकता है। एज सिक्योरिटी एंड इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। आगे समझ में? ठीक है, ओके। अब ये कुछ जनरल बातें हैं, सुनिएगा ज़रा, और मेरे को लगता नहीं है कि मुझे इसको एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ रीड करता हूँ। वेन एवर अ कंपनी बोरोज मनी बाय वे ऑफ लोन्स इंक्लूडिंग टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक, or any other person by offering its property or assets as security, a charge is created on such property or assets in the favor of the lender. Such a charge is compulsorily registrable under the provisions of Companies Act in accordance with Chapter 6 and the rules made in. मतलब कंपनी अगर कोई लोन लेती है किसी बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या किसी और पर्सन से, कोई छोटा लोन लिया है, टर्म लोन लिया है, कोई बड़ा लोन लिया है, उस लोन का रजिस्ट्रेशन करवाना इस चैप्टर में कंपलसरी है। कोई दिक्कत? एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। क्यों पूछेंगे? ये तो पता ही है। व्हाट इज चार्ज? लोन जो लिया है उसका रजिस्ट्रेशन करवाने से चार्ज, खत्म बात। रजिस्ट्रे हाँ, अरे बाबा मैं तो अंडरलाइन रीडिंग के टाइम पे करता हूँ। सुनो, मैं जब मैंने बोला है ना आप लोग को चीज पहले, इट इज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि जब मैं रीड करूंगा मैं उसको अंडरलाइन करूंगा। उसका रीजन ये होता है कि मैं रीड कर रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चल रहा कहाँ रीड कर रहे हैं, तो मेरे को इंडिकेट करना जरूरी है ना। तो दैट्स लाइक इट वर्क्स लाइक एन इंडिकेटर कि कहाँ पे मैं रीड कर रहा हूँ। आपको पूरी बुक किताब, पूरी किताब अंडरलाइन मिलेगी आपको, तो ऐसे नहीं करना है आपको। हाँ, तो आपको थोड़ी देर रुकना है, फिर मैं बोल दूंगा। हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था, ऊपर वाला जो पढ़ा अभी तक इंपॉर्टेंट नहीं था। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज टू एक्ट एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, याद आ गया? अरे, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज टू एक्ट एज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस याद है ना आपको? बोलो। ऑल चार्जेस रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। जो भी चार्जेस रजिस्टर्ड होते हैं वो क्या है? पब्लिक डॉक्यूमेंट। दिस मीन्स दैट एनी पर्सन हु विशेस टू लेंड मनी टू द कंपनी अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सच चार्ज और बाय इट मतलब वो बताया था ना, अभी 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 एग्जांपल दिया था, परचेज ऑफ प्रॉपर्टी अंडर चार्ज, कैन रेफर टू द एमसीए पोर्टल। वो एमसीए की पोर्टल पे जाए एंड फाइंड आउट इफ देयर इज एनी चार्ज क्रिएटेड ऑन दी एसेट। समझ आ गया? ठीक है, इसमें से पहला पैराग्राफ ही काम का है, दूसरा पैराग्राफ, ठीक है, कट, प्लीज रिमेंबर, नो, कट, कट। देखो, in case he enters into the transaction without making any inquiry and later on suffered losses because of charge। ये बोलता है कि भाई कोई बंदा, पब्लिक नोटिस है ये तो पता ही है, वो क्या करता है, विदाउट मेकिंग एन इंक्वायरी और लेटर ऑन सफर हो जाता है उसको बिकॉज ऑफ चार्ज, ही कैन नॉट क्लेम द लॉस फ्रॉम द कंपनी, इट शैल बी डीम दैट ही हैड नोटिस। समझ आ गई क्या?
Okay. Example number 1. Vishnu Marketing Limited obtained a term loan of 50 lakh from Beta Commercial Bank Limited by creating a charge on one of the office buildings and the charge was duly registered. इसने लोन वोन लिया और चार्ज का रजिस्ट्रेशन करवा लिया. If the building was sold to Neeraj, he is deemed to have notice of such charge. In other words, it is presumed that Neeraj knew beforehand that the building was mortgaged to the bank for obtaining a loan. He cannot plead against such presumption by contending that कि उसको तो पता ही नहीं था और लॉस हो गया. कोई डाउट, कोई दिक्कत? सिंपल था, आगे देखते हैं. अरे मैंने टाइप्स ऑफ चार्ज नहीं बताया. क्या बता दिया था कि ओरली? अच्छा, बट इसके अंदर वो टॉपिक रह गया कि कब क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है. अब इसको बाद में लिखेंगे, बाद में लिखेंगे. पहले इसके अगले टॉपिक पे आ जाते हैं. ड्यूटी टू रजिस्टर चार्जेस कल से करें इसे. एक वो रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस में फिक्स्ड ऑफ फ्लोटिंग वाला लिखवाना है मेरे को, ठीक है. हालांकि उसमें कोई वो खास है नहीं, बट हाँ ठीक है, एक वो फिक्स्ड ऑफ फ्लोटिंग लिखवाना है. बाकी तो ये कल रीड करते हैं. कल तो नहीं ख़त्म करेंगे, परसों ही ख़त्म होगा, बट परसों आधी क्लास में पहले ख़त्म हो जाएगा एंड देन वी कैन स्टार्ट न्यू चैप्टर. फाइन, ठीक है. तो डिपॉजिट्स चालू करेंगे, डिपॉजिट्स लिखना चालू कर देंगे. ओके हाँ, नवीन वही पहला वाला होगा. नवीन ठीक है. तो प्राइमा फेसी चार्ज को रजिस्टर्ड कंपनी करवाएगी, चार्ज होल्डर. मयंक, प्राइमा फेसी चार्ज को रजिस्ट्रेशन करवाने का काम कंपनी का है, चार्ज होल्डर का नहीं है. ठीक है. हाँ निश्चय सर. रिक्वायरिंग सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज वापस बताना. सेटिस्फैक्शन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज का पेमेंट दे दिया अपन ने, तो आरओसी के पास जाते हैं अपन, आरओसी को बोलते हैं कि भाई साहब इसका पेमेंट हो गया है, इसका सेटिस्फैक्शन हो गया है, इसका रजिस्ट्रेशन कर दो, इसका पेमेंट हम दे चुके हैं. ओके चलो, बाय, गुड डे, बाय. ठीक है.